जब हम किसी चोट या मतलब किसी बीमारी की बात करते हैं ना, तो हम सब कहीं ना कहीं एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। एकदम किसी मशीन की इंजीनियरिंग की तरह। एग्जैक्टली हाँ, जैसे मान लीजिए अगर किसी की हड्डी टूट गई है, तो वो जो एक्सरे मशीन होती है, उसमें वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ नजर आ जाती है। सही बात है। और डॉक्टर भी बस उस काली स्क्रीन की तरफ उंगली उठाता है और कह देता है कि देखिए दिक्कत यहाँ है। हाँ, मतलब हड्डी या तो टूटी है या फिर नहीं टूटी है। सब कुछ एकदम स्पष्ट और पारदर्शी होता है। क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, उसे भी इसी तरह की स्पष्टता खोजना पसंद है। हमें वैसी चीजें सुकून देती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकें। बिल्कुल, जिन्हें हम किसी लॉजिकल कैटेगरी में बांट सकें। हाँ, जो चीजें विज्ञान और गणित की कसौटी पर खरी उतरती हैं, वे हमें एक तरह का भ्रम देती हैं। ऐसा भ्रम कि इस दुनिया पर हमारा पूरा नियंत्रण है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब विज्ञान का ये जो सुरक्षित सा लगने वाले अहंकार है, वो एक ऐसी खौफनाक रात से टकराता है जिसे सदियों से एक चुड़ैल की कहानी ने अपने अंदर समेट रखा है। जहां वो सारे एक्सरे मशीनें और जो तार्किक पन्ने हैं वो काम करना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। तो आज हम अपनी इस विस्तृत चर्चा में एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक पुरानी लोक कथा, जिसे चांदनी रात की चुड़ैल कहा जाता है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। है ना? हम राहुल नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका सामना उस धुंधली दुनिया से होता है जहां वास्तविकता, हमारा भ्रम और समाज के कुछ बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच आपस में पूरी तरह उलझे हुए हैं। इतने उलझे हुए कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि राहुल की ये कहानी, मैं इसको एक डरावना किस्सा नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे हम किस तरह से देख सकते हैं? ये दरअसल आधुनिक शहरी सोच और जो पीढ़ियों पुरानी ग्रामीण मान्यताएं हैं, उनके बीच का एक सीधा टकराव है। मतलब देखिए, राहुल शहर से अपने नाना के घर गांव आया है। हम्म। वो पढ़ा लिखा है, आधुनिक विचारों वाला है, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने इस तार्किक दिमाग पर एक बहुत गहरा अहंकार है। ओहो, वो मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड। बिल्कुल वही। उसके लिए वो जो गांव से दूर जंगल का रास्ता है और वहां पूर्णिमा की रात, सफेद साड़ी और बिखरे बालों वाली चुड़ैल की जो कहानी है, वो केवल एक अंधविश्वास है। एक ऐसी बात जिस पर वो खुलकर हंसता है ना? हाँ, वो उसका मजाक उड़ाता है। मतलब अगर हम राहुल के इस रवैये को देखें तो ये आज के उस आधुनिक इंसान का बहुत ही सटीक उदाहरण लगता है जो इंटरनेट के युग में पला बड़ा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना, जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐतिहासिक जगह के बारे में विकिपीडिया पर बस एक लेख पढ़ लेता है और फिर उसे लगता है कि वो उन स्थानीय लोगों से ज्यादा ज्ञानी हो गया है जो उस जमीन पर पिछले 50 सालों से रह रहे हैं। एग्जैक्टली। और यही राहुल करता है। वो गांव वालों के विश्वास का मजाक उड़ाता है, खासकर गांव के जो बुजुर्ग हैं, रामदास जी उनका। हाँ, मैंने पढ़ा कि रामदास जी उसे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। जी, वो कहते हैं कि बेटा, हर चीज को मजाक मत समझो, कुछ सच्चाइयां किताबों में नहीं मिलती। रामदास जी के इस बात में तो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक परत महसूस होती है मुझे। है ना? अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये इंसान के उसी बौद्धिक अहंकार को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति अपनी उस थोड़ी सी जानकारी को ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मान बैठता है। सही कहा। रामदास जिस अनुभव की बात कर रहे हैं, उसे आप किसी लेबोरेटरी में साबित नहीं कर सकते। ये जो पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं होती हैं, ये अक्सर कोई कोरी कल्पना नहीं होती। तो मतलब इनके पीछे कोई ठोस वजह होती है, ऊपर विज्ञान या तर्क के आधार पर सवाल उठाना सच में गलत है? मतलब राहुल का तार्किक होना, हर बात पर आंख मूंद कर यकीन ना करना, क्या ये प्रगतिशील सोच का हिस्सा नहीं है? सवाल उठाना और सत्य की खोज करना कभी गलत नहीं होता। हाँ, वही तो। किसी भी समाज के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन रामदास की चेतावनी का जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि जब आप किसी स्थानीय अनुभव को बिना समझे ही खारिज कर देते हैं, अच्छा। केवल इसलिए क्योंकि वो आपके उस आधुनिक सांचे में फिट नहीं बैठता, तो फिर वो जिज्ञासा नहीं रह जाती। वो अहंकार बन जाता है। बिल्कुल, वो अहंकार बन जाता है। राहुल का मकसद ये समझना था ही नहीं कि गांव वाले ऐसा क्यों मानते हैं। वो सच जानने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा था। नहीं, वो तो बस अपने सुपीरियर होने का, अपने श्रेष्ठ होने का दिखावा कर रहा था। वो गांव वालों को बस ये महसूस करा रहा था कि मैं समझदार हूं और तुम सब बेवकूफ हो। और मुझे लगता है कि यही बौद्धिक अहंकार, ये जो खुद को सबसे चतुर समझने की जिद है, यही राहुल को वो कदम उठाने पर मजबूर करती है जो उसकी जिंदगी पलट देता है। हाँ, वो पूरे गांव को गलत साबित करने की ठान लेता है। वो तय करता है कि उसी पूर्णिमा की रात
वो उस खौफनाक जंगल के रास्ते पर जाएगा जहां जाने के नाम से ही गांव का हर इंसान कांपता है। और वो जाता भी है। रात के करीब 11 बजे का समय है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा है। बाप रे, रात के 11 बजे? हाँ, हवा में एक अजीब सी ठंडक है और राहुल के हाथ में केवल एक टॉर्च है। वो उस पुरानी कच्ची सड़क पर जंगल की ओर निकल पड़ता है, बस यही सोचकर कि वो कुछ ही घंटों में लौटकर सबका मजाक उड़ाएगा। जरा उस दृश्य की गहराई में जाकर सोचिए। घने जंगल का रास्ता और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभने लगता है। स्रोत में इस सन्नाटे पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। बिल्कुल, एक ऐसा माहौल जहां किसी झींगुर की, किसी जानवर या पक्षी की एक आवाज तक नहीं है। एकदम डेड साइलेंस। और फिर राहुल को धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। हाँ, वो झटके से मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और तभी उसकी टॉर्च अचानक झिलमिलाने लगती है। रोशनी कभी तेज होती है तो कभी एकदम से धीमी पड़ जाती है। और फिर ठीक सामने से कुछ सफेद सा आता हुआ दिखाई देता है। एक औरत। हाँ, सफेद साड़ी में, जिसके बाल पूरी तरह से खुले हुए हैं और आंखें डरावनी हद तक काली हैं। और उसके होठों पर जो मुस्कान है वो किसी भी इंसान की रूह कंपा सकती है। राहुल वहां से भागना चाहता है। मतलब उसका दिमाग उसे चीख चीख कर कह रहा है कि भागो यहाँ से। बिल्कुल, लेकिन उसके पैर जमीन पर पूरी तरह से जम जाते हैं। उसका अपना शरीर ही उसका साथ छोड़ देता है। ये जो उसके पैर जम गए, इसे तो मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में फ्रीज रिस्पॉन्स कहा जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कोई साधारण डर नहीं है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही गहरा एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है। विकासवादी तंत्र। हाँ, जब हमारा दिमाग किसी ऐसे खतरे का सामना करता है जो उसकी समझने की क्षमता से पूरी तरह बाहर हो, मतलब एक ऐसा खतरा जिसे वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता, तो हमारा नर्वस सिस्टम, वो जो फाइट और फ्लाइट वाली स्थिति होती है, लड़ो या भागो, उसे भी पार कर जाता है। एग्जैक्टली। शरीर खुद को पूरी तरह से सुन्न कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई जानवर किसी बड़े शिकारी को देखकर मरने का नाटक करता है। अच्छा, तो राहुल का दिमाग उस समय तर्क करना बिल्कुल बंद कर चुका था। हाँ, उसकी जो आदिम प्रवृत्तियां थीं, जो प्राइमल इंस्टिंक्ट्स थे, वो हावी हो चुके थे। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये संभव है कि राहुल का ये जो डर था वो किसी भूत या पारलौकिक शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उसके खुद के सबकॉन्शियस माइंड का खेल था? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। क्योंकि देखिए ना, रात के 11 बजे घने जंगल का वो भारी सन्नाटा, जहां कोई आवाज नहीं है, पूर्णमासी की रोशनी से बनने वाली वो अजीबो-गरीब परछाइयां, और सबसे बढ़कर काका रामदास की वो गहरी चेतावनी। हाँ, जब किसी इंसान को ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जहां उसकी इंद्रियों को बाहर से कोई जानकारी ना मिल रही हो, जिसे हम सेंसरी डेप्रिवेशन कहते हैं, तो क्या हमारा दिमाग खुद उस खाली जगह को हमारे सबसे गहरे डरों से नहीं भरने लगता? बिल्कुल भरता है। इंसान का दिमाग खालीपन से बहुत नफरत करता है। जब उसे बाहर से कोई लॉजिकल जानकारी नहीं मिलती तो वो उस खाली जगह को भरने के लिए कल्पनाओं का सहारा लेता है। राहुल भले ही बाहर से बहुत तार्किक दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उन कहानियों का एक बीज तो बोया ही जा चुका था। और अंधेरे और सन्नाटे ने उस बीज को एक भयानक भ्रम में बदल दिया। सही कहा। लेकिन इस कहानी का सबसे शक्तिशाली मोड़ तब आता है जब वो दृश्य इस मनोवैज्ञानिक डर की सीमाओं को ही पार कर जाता है। वो रहस्यमयी औरत राहुल के करीब आती है। हाँ, और कहती है, लोगों की बातों को झूठ समझा, अब सच्चाई देखो। उफ, ये वाक्य तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये केवल किसी भूत का डराना नहीं है, ये राहुल के उस पूरे झूठे अहंकार के शीशे की तरह चकनाचूर होने का प्रतीक है, जिसमें वो अब तक बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। वो पल जब एक इंसान का वो सारा भ्रम, वो मुझे सब पता है वाला जो एटीट्यूड है, वो एक झटके में जमीन पर आ गिरता है। बिल्कुल। और इसके बाद कहानी जिस दिशा में जाती है ना, वो इसे किसी भी आम डरावने किस्से से एकदम अलग कर देती है। हाँ, यहाँ से कहानी एक बहुत ही गहरे, दर्दनाक और बेचैन करने वाले सामाजिक सच की तरफ मुड़ती है। जब राहुल कांपते हुए जमीन पर गिरे हुए उस चुड़ैल से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कोई राक्षसी जवाब नहीं देती। नहीं, बल्कि उसकी उन काली आंखों में एक पल के लिए बहुत ही अथाह दर्द नजर आता है। वो औरत बताती है कि वो भी कभी इंसान थी, वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि उसी गांव की एक बहू हुआ करती थी। और फिर वो एक ऐसा सच उजागर करती है जो सच में किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर दे। गांव वालों ने उसे जादू टोना करने वाली डायन कहकर बिना कोई सच्चाई जाने महज एक शक के आधार पर मार डाला था। मतलब बिना किसी सबूत के। हाँ,
इस बिंदु पर आकर तो असली राक्षस की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल जाती है। बिल्कुल बदल जाती है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन का गहराई से एनालिसिस करें तो असली राक्षस वो सफेद साड़े वाली चुड़ैल तो कतई नहीं है। वो तो एक शिकार है, एक बहुत ही बेबस शिकार। असली राक्षस वो अंधी भीड़ थी। वो समाज था जिसने एक बेगुनाह महिला की बेरहमी से जान ले ली। ये कहानी सीधे तौर पर विच हंटिंग यानी जादू टोने के इल्जाम में महिलाओं को मारने जैसी खौफनाक कुरीति की ओर इशारा करती है। एक ऐसी कुरीति जो दुनिया भर के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला धब्बा रही है। और जब हम इस तरह की मॉब मेंटालिटी यानी भीड़ के मनोविज्ञान की बात करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता। हाँ, वो बस भावनाओं में बहती है। जब सैकड़ों लोग एक साथ किसी पर शक करते हैं तो तर्क, सबूत और न्याय की जो आवाज होती है वो उस शोर में कहीं दब जाती है। ये तो मुझे किसी कॉमिक बुक के उस विलन की तरह लग रहा है जिसका अतीत जानने के बाद एक श्रोता के मन में उसके लिए नफरत की जगह गहरी हमदर्दी पैदा हो जाती है। सही बात है। वो हर पूर्णिमा को लोगों का खून पीने नहीं आती है, वो तो उन लोगों को सजा देने आती है जो सच को मजाक समझते हैं। उसका गुस्सा उस अज्ञानता के खिलाफ है जिसने उसकी जान ली थी। समाजशास्त्र में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी अवधारणा है जिसे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। मतलब जिम्मेदारी का बंटवारा। जी, जब एक अकेला व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे अपराध बोध होता है, उसे गिल्ट महसूस होता है। लेकिन जब एक भीड़ मिलकर किसी को मारती है तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि अरे मैंने अकेले थोड़ी मारा है, सबने मिलकर मारा है। और इसी वजह से भीड़ इतनी क्रूर और हिंसक हो जाती है। बिल्कुल। गांव वालों ने बिना सबूत के उस महिला को डायन करार दिया क्योंकि समाज को अपने डरों और अपनी कमियों का ठीकरा फोड़ने के लिए बस एक कमजोर लक्ष्य की जरूरत थी, एक स्केपगोट चाहिए था। और पता है, ये बात मुझे आज के दौर की बहुत याद दिलाती है। कैसे? मतलब ये कहानी भले ही किसी पुराने गांव की हो, लेकिन इसका जो मूल स्वभाव है वो आज भी हमारे ही बीच मौजूद है। हाँ, ये बात तो है। आज हम शायद किसी को पेड़ से बांधकर पत्थर न मारें, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो ये कैंसल कल्चर चल रहा है, जो ये डिजिटल भीड़ है, वो भी तो बिल्कुल उसी तर्ज पर काम करती है। ये तुलना आपने बेहद सटीक की है ना? किसी के बारे में बस कोई अफवाह उड़ती है या कोई आधी अधूरी बात सामने आती है और फिर लाखों लोग बिना सच जाने, बिना कोई सबूत मांगे उस इंसान की डिजिटल हत्या कर देते हैं। उसका पूरा करियर, उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं। एकदम सही। चाहे वो गांवों की अनपढ़ भीड़ हो जो पत्थर मार रही हो या सोशल मीडिया पर बैठे पढ़े लिखे लोग जो कीबोर्ड से हमले कर रहे हैं, दोनों में एक चीज बिल्कुल समान है। वो क्या? दोनों ही मामलों में लोगों में ये भयानक अहंकार होता है कि वे जो सोच रहे हैं बस वही परम सत्य है। दोनों ही जगह तार्किकता और न्याय के लिए कोई जगह नहीं बचती, बस किसी को सजा देने की एक अंधी दौड़ होती है। और कहानी में यहाँ एक बहुत ही गहरी विडंबना देखने को मिलती है। एक तरफ वो गांव वाले हैं जिन्होंने अपनी अज्ञानता और भीड़ की मानसिकता के कारण एक बेगुनाह को मार दिया। उन्होंने सच जानने की जरा भी कोशिश नहीं की। हाँ। और दूसरी तरफ हमारा ये आधुनिक राहुल है जिसने अपने तार्किक अहंकार के कारण सदियों के अनुभव और चेतावनियों को पूरी तरह नकार दिया। उसने भी तो उस विश्वास की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की। बहुत खूब। मतलब दोनों ही एकदम विपरीत छोर पर खड़े हैं, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं अहंकार के शिकार हैं। बिल्कुल। एक को अपनी पुरानी परंपरा पर घमंड था जिसने हत्या करवा दी, और दूसरे को अपनी नई आधुनिकता पर घमंड था जिसने उसे आज मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जहां राहुल का वैचारिक परिवर्तन यानी उसका पैराडाइम शिफ्ट होता है। हाँ, जब उसे अपनी उस गलती का, अपने उस खोखले अहंकार का एहसास होता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो उस औरत के सामने जमीन पर बैठकर कांपते हुए माफी मांगता है। और ये महज डर से मांगी गई माफी नहीं है, ये उसके पूरे वर्ल्ड व्यू के, उसके पूरे विश्व दृष्टिकोण के टूटने का पश्चाताप है। तब वो चुड़ैल अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ राहुल के सिर पर रखती है और कहती है, जाओ, लेकिन याद रखना, हर चीज को समझे बिना नकारना सबसे बड़ा पाप है। समझे बिना नकारना, ये केवल एक डरावनी कहानी का डायलॉग नहीं है, ये किसी भी इंसान के लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल। और अगली सुबह जब गांव वाले राहुल को उसी सड़क के किनारे बेहोश पाते हैं और जब उसे होश आता है तो वो राहुल नहीं होता जो शहर से आया था। में उसका सारा गुरूर, सारा अहंकार खत्म हो चुका होता है। अब वो कभी किसी की बात का या किसी के अनुभव का मजाक नहीं उड़ाता। तो अगर हम सोचें कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए, इस पूरी घटना का क्या अर्थ है? इसका सबसे गहरा अर्थ एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता में छिपा है। ज्ञान प्राप्त करने का
या कुछ भी नया सीखने का जो सबसे पहला नियम है वो ये स्वीकार करना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। सही बात है। जब कोई इंसान इस मानसिकता के साथ जीता है कि उसका नजरिया ही दुनिया को देखने का एकलौता सही तरीका है, तो वो अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेता है। वो नए विचारों और दूसरों के सच्चे अनुभवों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी दफ्तर की मीटिंग में कोई नया विचार सामने आए या कोई व्यक्ति जीवन जीने का कोई एकदम अलग दृष्टिकोण रखे और हम उसे तुरंत इसलिए खारिज कर दें क्योंकि वो हमारी वर्तमान समझ या हमारे कंफर्ट जोन में फिट नहीं बैठता। हाँ, बिना सोचे समझे किसी चीज को ऐसे नकार देना असल में हमारी अपनी असुरक्षा को ही दर्शाता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में बिना पूरी जानकारी के किसी चीज पर निर्णय लेना, किसी के चरित्र पे शक करना, ये सब उसी अज्ञानता का एक छोटा रूप है। हम शायद अपने हाथों से किसी की जान न लें, लेकिन अपने वैचारिक अहंकार में अपनी छोटी छोटी जजमेंट्स पास करके हम किसी के सत्य की, किसी की पहचान की हत्या तो रोज ही करते हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हम अनजाने में ही सही, लेकिन अपने दफ्तरों में, अपने परिवारों में अपनी खुद की एक छोटी सी भीड़ बना लेते हैं और किसी न किसी को चुड़ैल करार देकर किनारे कर देते हैं। सच में। और इस कहानी का जो अंत है वो भी एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है। जी, स्रोत में बताया गया है कि वो सफेद साड़ी वाली औरत आज भी हर पूर्णिमा की रात उसी रास्ते पर दिखाई देती है। किसी नए इंसान को सच सिखाने के लिए। जो भी उस रास्ते पर अज्ञानता और अहंकार लेकर जाता है, वो उसे आईना दिखाती है। ये अंत इस पूरी कहानी को एक भयानक चेतावनी में बदल देता है। और जानते हैं, यहीं पर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। एक ऐसा विचार जो शायद इस पूरी कहानी को देखने के नजरिए को ही जड़ से पलट कर रख दे। अच्छा, वो क्या विचार है? देखिए, शुरुआत में हमने एक्सरे और टूटी हुई हड्डी की बात की थी ना, जहां सब कुछ एकदम पारदर्शी होता है। हाँ, बिल्कुल की थी। इस पूरी कहानी के घटनाक्रम और उस दर्दनाक अतीत को समझने के बाद मुझे लगता है कि ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी है ही नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। तो अगर वो कोई पारलौकिक शक्ति या भूत नहीं है, तो फिर राहुल ने उस रात जंगल में क्या देखा? वो सफेद साड़ी वाली औरत असल में क्या है? क्या ये हो सकता है कि वो चुड़ैल असल में उस पूरे गांव का, उस समाज का अपना सामूहिक अपराध बोध यानी कलेक्टिव गिल्ट हो? कलेक्टिव गिल्ट? हाँ, एक ऐसी भावना जिसने डर का रूप ले लिया हो। ये तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और जटिल कॉन्सेप्ट है। जब कोई समाज एक बहुत बड़ा अपराध करता है, जैसे एक बेगुनाह महिला को सिर्फ शक के आधार पर बेरहमी से मार डालना, तो वो घटना उस समाज की आत्मा पर एक बहुत गहरा घाव छोड़ जाती है। और वो पश्चाताप, वो अपराध बोध इतना भारी होता है कि पीढ़ियां उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। बिल्कुल। और उस अपराध बोध से निपटने के लिए वो समाज खुद उस डर को एक लोक कथा के रूप में जिंदा रखता है। मतलब उन्होंने ही ये कहानी गढ़ी ताकि भविष्य में कोई भी इंसान, चाहे वो गांव का हो या राहुल जैसा शहर का पढ़ा लिखा लड़का, वो अपने अहंकार और अज्ञानता में आकर वैसी क्रूर गलती दोबारा ना करे। एक समाज अपने खुद के किए गए पापों को भूलना नहीं चाहता, इसलिए वो उन्हें प्रेत कथाओं में बदल देता है। वो चुड़ैल असल में उस गांव की चेतना का, उनके कॉन्शियस का भौतिक रूप है। हाँ, वो कोई भटकती हुई आत्मा नहीं है, वो समाज की अपनी आत्मा है जो उस अपराध के बोझ तले आज भी चीख रही है। वो पीढ़ियों से चली आ रही एक चेतावनी है कि हमसे जो गलती हुई थी उसे तुम मत दोहराना। और वो टूटी हुई हड्डी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वो इस कहानी में कोई जादू टोना या भूत प्रेत नहीं है। तो वो क्या है? वो एक समाज की टूटी हुई अंतरात्मा का फ्रैक्चर है। एक ऐसा फ्रैक्चर जिसका दर्द आज भी पूर्णिमा की रात उस सन्नाटे में गूंजता है। और ये कहानी हम सबसे बस एक ही बात कहती है जी, जब तक इंसान बिना समझे नकारने का पाप करता रहेगा, जब तक हमारा अहंकार हमारे तर्क पर हावी रहेगा, समाज की वो टूटी हुई अंतरात्मा हमें उस जंगल के अंधेरे में डराती रहेगी।